हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, कैसे सन यानी कि सूरज को लेकर जो है वो उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर चल रही है, उसके बारे में, उसको लेकर जो है वो परियोजना और कैसे भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है, उसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम आ गए हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि एक सूरज एक दुनिया है एक ग्रिड। ग्रिड का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको कि पावर ग्रिड जो कि हमारे घरों तक लाइन बिजली की लेकर आती है, उस ग्रिड से एक तरीके से पूरे भारत में एक ही ग्रिड है। अगर किसी राज्य के अंदर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे राज्य को या दूसरे क्षेत्र को ग्रिड के माध्यम से जो है बिजली ट्रांसफ़र कर सकता है। वहीं एक क्षेत्र के अंदर जहाँ पर बिजली कम उत्पादित हो रही है, वो दूसरे राज्य से दूसरे क्षेत्र से बिजली जो है वो खरीद सकती है। इसी तरीके से जो है वो ये देशों के माध्यम से भी, अगर एक देश जो है वो उसी ग्रिड से जुड़ा हुआ है, उसी परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो उस वाली स्थिति के अंदर उस ग्रिड के लिए दूसरे देश को बिजली प्रदान करना भी संभव होगा। इसका एग्जाम्पल है भारत की ग्रिड से जो है वर्तमान में भूटान है, बांग्लादेश है और नेपाल है। ये देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो इन देशों को अगर बिजली की आवश्यकता होती है तो उसको आपूर्ति करता है। वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंतर्गत डिस्कस करने से पहले हमें एक संगठन की बात करनी आवश्यक होगी। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो है वर्ष 2015 में हुआ था पेरिस जलवायु बैठक के दौरान, और भारत और फ्रांस का संयुक्त जो है वो ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। आपको ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो टोटल 121 देशों को जो है वो शुरुआत में शामिल किया गया था। ये कहा गया था, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, कि विश्व के अंदर कुल 121 ऐसे देश आते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गिने जाते हैं, यानी कि उनमें पूरे साल जो है वो सूर्य की पर्याप्त रोशनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ दिन ही सूरज दिखाई देता हो, जैसा हम अभी आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो जैसा आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेट जोन यानी कि ये उपोष्ण क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ उत्तर के अंदर आने वाले जो देश हैं, मुख्य तौर से जो यूरोप के अंदर आने वाले देश हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरे साल समान नहीं रहता। बहुत समय तक जो है वो धूप नहीं निकलती है, धूप निकलने वाले दिन कम रहते हैं। वहीं अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे हम, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच में ऐसे 121 देश हैं जिनमें पूरे साल जो है वो ये समस्या नहीं आती है। तो ये प्रस्ताव भारत और फ्रांस ने मिलकर रखा था, या एक तरीके से भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि ये जो परियोजना है, एक ऐसी परियोजना बनाई जाए जहां पर ये 121 देश जो हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी कि जो ईंधन अभी हम इस्तेमाल करते हैं, कोयला वगैरह, उस पर निर्भरता जो है वो कम करी जाए और सूर्य से जो है वो ऊर्जा उत्पादन किया जाए, जो कि ये 121 देश तो आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया तो इसी कारण से, इसी वजह से चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी दिया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA का जो है वो ये प्रोजेक्ट था। बट समय के साथ में इसमें कुछ बदलाव किए गए। ये कहा गया कि इन 121 देशों के अलावा और भी देश जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं, जैसे ये उत्तर वाले इलाके, यहाँ पर पछुआ वेस्टर्न विंड जो बहती हैं, पछुआ पवनें जो बहती हैं, इनकी वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है। पवन ऊर्जा जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है। तो इन देशों के माध्यम से पवन ऊर्जा जो है वो बाकी देशों को दी जा सके, और इन देशों के माध्यम से जहाँ पर सौर ऊर्जा ज़्यादा है वहाँ से जो है वो बाकी देशों को जो है वो बिजली प्रदान की जा सके, अगर वहाँ पर किसी तरीके से बिजली का उत्पादन कम हुआ है, जो कि ये ISA का नया प्रोजेक्ट जो है वो सामने आया। अब इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत या इसके
अगले चरण को देखते हुए या इसको आगे बढ़ाते हुए एक तरीके से एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड यानी कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का प्रोजेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी ने वापस दोहराया था 2 अक्टूबर 2018 को। इन्होंने जो है वो ये मंत्र दिया और कहा कि किस तरीके से जो है वो हम पूरे विश्व के अंदर जो है वो एक ग्रिड बना सकते हैं, एक पूरा विश्व को एक बिजली तंत्र से जोड़ सकते हैं, जहां पर किसी देश में अगर बिजली उत्पादन कम हुआ है तो वो दूसरे देश से जो है बिजली खरीद सकता है या बिजली वहां पहुंचाई जा सकती है। वहीं जहां बिजली उत्पादन ज्यादा हुआ है उसको धन मिल जाएगा, उसको जो है वो गरीब अफ्रीकी देशों के लिए खास तौर से, जहां पर जो है वो सूरज की तो बहुत कमी नहीं है, सूरज की ऊर्जा बहुत आती है, पर बिजली वैसे भी उत्पादन कम हो पाती है क्योंकि वो गरीब देश हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है, सोलर सेल वगैरह टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो ये सभी कारणों की वजह से जो है वो लेन देन का एक तरीके का सिस्टम बन जाएगा, जिसके माध्यम से यूरोपीय देश जो कि मुख्य तौर से अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके लिए पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, वो फिर दूसरी तरफ जो है वो इन देशों को पैसा दे देंगे और जिनसे जो है वो बिजली खरीद लेंगे जिनके पास में सौर ऊर्जा की कमी नहीं है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये जो है वो 2018 में बात दोहराई थी। और ये अभी क्यों न्यूज में आ गया है, क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको कि ऊर्जा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है और एनर्जी मिनिस्ट्री ने इसके लिए जो है वो कंपनी से प्रस्ताव मंगवाए। उन्होंने कहा कि कौन सी कंपनी आकर इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित कर पाएगी, इसके लिए जो है प्रस्ताव मंगवाए जाए, इस वजह से न्यूज में आया। ध्यान रखिएगा ये भारत सरकार में लागू किया जाएगा। पहला चरण है दक्षिण एशिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत और उसके आस पड़ोसी देश दक्षिण एशिया कहलाते हैं। मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, ओमान आदि देश जो हैं वो इसमें माने जाते हैं। और पूर्व एशिया यानी कि जो आसियान देश हैं, म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी देश जो हैं वो इसमें माने जाते हैं। तो पहले चरण में इनको जोड़ने की कोशिश की जाए। मध्य एशिया को कैसे जोड़ा जाए, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, तो समुद्र के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से जो है वो अंडर सी केबल बिछाकर, समुद्र के नीचे से केबल बिछाकर जो है ओमान, जो कि भारत से काफी करीब पड़ता है अगर स्थिति देखेंगे, तो वहां से जो है वो जोड़ने की उसको प्रयास किया जा सकता है। दूसरे चरण में जब ये पूरा पहला चरण हो जाएगा तो इसको अफ्रीकी गरीबी देशों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, दूसरी समस्या है बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाना, जबकि उनके पास में बहुत सारा सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का जो है वो बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी वहाँ पे जो है वो आप मान सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत स्कोप है इस चीज़ को लेकर। वहीं अगला चरण इसका जब ये अफ्रीका हो जाएगा तो फिर यूरोप और अन्य देशों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो ये जो 3 चरण में बनाने की परियोजना है, इसको ही जो है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का नाम दिया गया है। इसके लिए भारत का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहीं दूसरी तरफ इसमें चीन और BRI, मैंने जैसा BRI का भी एक वीडियो किया है, उस BRI वीडियो को भी आप देख सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वीडियो को भी देख सकते हैं आप। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो परियोजना है उसके अंदर भारत को उसको एक तरीके से टक्कर देने में या चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत अपनी तरफ से भी एक परियोजना चला रहा है। पर ये भारत की परियोजना जो है वो अच्छी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें सभी देशों का सहयोग है, इसमें कोई एक तरीके से डेट ट्रैप नहीं है, इसमें कोई जो है वो किसी भी तरीके से दूसरे देश को फंसाया नहीं जा रहा है। ये सब जो है BRI के अंदर चीन की जो नीति है उसके अंतर्गत है, बट भारत के लिए ये परियोजना बहुत ही ज़्यादा सफल परियोजना के तौर पर उभर सकती है। दूसरी तरफ नवीनीकरण ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है भारत, क्योंकि अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल यानी कि जो कोयला वगैरह है उसके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको साइड रखकर, उसको हटाकर जो है वो हम ये बात कर सकते हैं कि किस तरीके से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इनके माध्यम से वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति की जाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इसका अगला उद्देश्य है। भारत जलवायु परिवर्तन में वैसे भी आगे है, बाकी देशों के मुकाबले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। देखिए आगे कैसे है भारत, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले देशों में भारत है। वहीं दूसरी ओर इसके लिए कदम उठाने वाले देशों में इसमें सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में भारत का जो बाकी देशों के मुकाबले में
स्टेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं हम। तो एक तरीके से हम अपने इस नीति को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, जो कि आज विश्व की मांग है, हम एक तरीके से नेतृत्व तो दिखा सकते हैं अपना कि किस तरीके से हम जो है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाकी देश में हमारी सहायता से, हम एक दूसरे की सहायता से किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगला है मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत के अंदर सौर ऊर्जा को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, काम हुआ है। यही टेक्नोलॉजी हम जो है वो दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को दे सकते हैं। और भारत में जो सोलर सेल वगैरह बन रहे हैं उनको लेकर जो है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लोग जो इस सोलर एनर्जी वगैरह के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारत के लोगों के पास आ गई है। भारत में बहुत सारे उद्योग ऐसे चलने लगे हैं जो सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं, और सौर ऊर्जा उत्पाद भारत में बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेक इन इंडिया को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यही लोग जो हैं वो अफ्रीका वगैरह जैसे देशों में जाकर जो है वो मेक इन इंडिया के माध्यम से या फिर भारत के लोगों की एक तरीके से उत्पादन को बढ़ाएंगे, वहां पर जाकर इन चीजों को बेच सकते हैं। भारत पर भरोसा इससे जो है वो बढ़ेगा, और भारत एक तरीके से विश्व भर में एक नेतृत्व लेने की स्थिति में है। जलवायु परिवर्तन हो चाहे इन सब चीज़ों को लेते हुए चाइना जो है उसका एक तरीके से काउंटर भी जो है वो भारत बन सकता है। इन सभी कारणों को देखते हुए, इन सभी वजहों को देखते हुए जो है वो ये परियोजना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है, और इस तरीके से जो है वो भारत इसमें बहुत अहम योगदान दे सकता है। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप you like the video.